नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और महाराष्ट्र के चुनावी रण में कई सारे किरदार हैं जो बड़ी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाई 2014 में बतौर पार्टी अध्यक्ष 122 सीटें लाकर बीजेपी की झोली में, फिर 2019 में 105 सीटें। देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, जिन्होंने एक लंबा दौर देखा, क्योंकि जब 2019 में जीत हुई उसके बाद उद्धव ठाकरे चले गए पार्टी छोड़कर, युति छोड़कर, और उसके बाद महाविकास आघाड़ी में वो मुख्यमंत्री बने। 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद फिर से महायुति की सरकार बनी और उसी सरकार में वो डेप्यूटी के तौर पर इस बार चुनावी मैदान में है। मेरा पहला प्रश्न देवेंद्र फडणवीस जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। पहला प्रश्न यही है कि देखिए, आपके नेतृत्व में पार्टी ने यहाँ पर सरकार बनाई, दूसरी बार भी मौका मिला, तीसरी बार आप लोग चुनावी मैदान में हैं। 2024 के ही लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन महायुति से बहुत अच्छा था। तो इन अभी जून के महीने से नवंबर के महीने आते आते क्या बदला है कि आप आश्वस्त दिख रहे हैं कि महायुति की सरकार बनेगी? क्योंकि तब आघाड़ी का प्रदर्शन अच्छा था, आप दावा कर रहे हैं विधानसभा में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, क्यों? अंजना जी, हवाओं का रुख बदल चुका है। जिस प्रकार से हवाओं को प्रदूषित करने का काम, विचारों को प्रदूषित करने का काम, फेक नैरेटिव चलाने का काम कांग्रेस और उस समय की आघाड़ी की सरकार ने किया था, हमने अब उनका चेहरा खुला कर दिया है। हम लोग विशेष रूप से लोकसभा के चुनाव में दो कारणों से हारे। पहला कारण ये था कि संविधान बदलेगा और आरक्षण जाएगा, इस प्रकार की बातें नीचे पहुंची। और महाराष्ट्र में ये मैं अपनी गलती मानता हूं कि हम लोग ये व्यवस्था ही नहीं बना पाए कि जिस तेजी से नैरेटिव फैला उस नैरेटिव को हम रोक पाए। हम नहीं रोक पाए तो उससे एक बहुत बड़ा हमारा वोटर उस चुनाव में हमसे खिसका। और दूसरी चीज, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में वोट जिहाद का प्रयास ये कांग्रेस आघाड़ी सरकार ने किया, मसलन धुलिया जैसी एक सीट, जिस सीट पर 6 में से 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम 1,90,000 से आगे थे और एक मालेगांव सेंट्रल में इस प्रकार की वोटिंग हुई कि हम 1,94,000 से पीछे गए और 4,000 वोटों से हारे। ऐसी 12 सीटें हैं जिन सीटों पर 1 या 1.5 अल्पसंख्यक वोटों की सीटों के कारण हमको हारना पड़ा। बाद में हमारे ध्यान में आया कि पूरे तरीके से धार्मिक नेताओं को इस्तेमाल करते हुए, अल्लाह की कस्में देते हुए और धार्मिक स्थलों से आवाहन करते हुए एक प्रकार से वोट जिहाद यहां पर किया गया। अब ये दोनों चीजें संभव नहीं है। पहली चीज इसलिए संभव नहीं है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में स्टेटमेंट देने के बाद और नागपुर में एक लाल संविधान दिखाया जिसके अंदर कोरे पन्ने थे। अब ये नैरेटिव वैसे भी समाप्त हो चुका और लोग भी जान चुके हैं कि आरक्षण देने वाले मोदी जी, आरक्षण लेने वाले मोदी जी नहीं है। इसलिए वो हमारा वोटर वापस आ गया है और वापस ये लोग वोट जिहाद का प्रयास तो कर रहे हैं, उलेमाओं के तलवे चाट रहे हैं, लेकिन अब वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो पाएगा। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं हरा पाएगी। इसलिए अब, और दूसरा इसके कारण बाकी लोग भी जाग रहे हैं, क्योंकि कभी भी आप अगर किसी एक कम्युनिटी का अपीजमेंट करेंगे तो नेचुरली दूसरी कम्युनिटी को ये लगता है कि हम क्या सेकंड क्लास सिटीजन है। इसलिए मुझे ये लगता है कि अब हवाओं ने रुख बदला है। और सबसे बड़ी बात, पिछले 6 महीनों में जिस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हमने किया, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट तेजी से समाप्त किए और हमने लोगों के लिए वो खुले किए, तो लोगों में एक बड़ी पॉजिटिविटी हम तैयार कर पाए, इसलिए जनता हमको चुन कर देगी। अच्छा, वोट जिहाद आप बार बार कह रहे हैं, तो क्या वोट का धर्मयुद्ध कहने वाले देवेंद्र फडणवीस भी ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ है नारा ही आपको महाराष्ट्र जिताएगा? ये आपके लिए एक सूत्रधार नारा है महाराष्ट्र के चुनाव में? देखिए, महाराष्ट्र तो हम जीतेंगे हमारे काम के आधार पर, हमारी स्कीम्स के आधार पर,
और मोदी जी ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र को मदद की है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र को योजनाएं दी है, उसके कारण हम महाराष्ट्र जीतेंगे। लेकिन हाँ, जब सामने से समाजों को बांटने की कोशिश चल रही है, हमारे सारे समाज छोटी छोटी जातियों में बंट जाए, इस प्रकार का प्रयास चल रहा है, ऐसे समय योगी जी ने जो कहा बटेंगे तो कटेंगे, ये तो भारत का इतिहास है। भारत जब भी भाषाओं में बटा है, प्रांतों में बटा है, जब भी भारत जातियों में बटा है, तब तब भारत गुलामी में गया है। जातियों में बटने के कारण ही हम गुलामी में गए। तो जब गुलामी में गए तो हम लोग कटे भी है, भारत भी कटा और भारत की जनता भी कटी है। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये बात जो कही है ये तो सही है, लेकिन उससे ज्यादा मैं ये मानता हूं कि जो मंत्र मोदी जी ने दिया है, एक है तो सेफ है, ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। कांग्रेस की जो नीतियां है, जिन नीतियों के तहत समाज को वो तोड़ना चाहती है, उसके खिलाफ मोदी जी का मंत्र है एक है तो सेफ है। और निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता इस मंत्र को अमल में लाएगी। तो फडणवीस साहब, ये आप अजीत पवार को क्यों नहीं समझा पा रहे? वो तो कह रहे कि ये मंत्र महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। आप पंकजा मुंडे को क्यों नहीं समझा पा रहे? अशोक चव्हाण को क्यों नहीं समझा पा रहे? देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी ये एक अलग विचारों से आए हुए हैं। तो अभी भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिन विचारों से वो आए, उन विचारों ने जो एक सूडो सेक्युलरिज्म उनके दिमाग में डाला हुआ है, कभी कभी वो उभर कर बाहर आता है। क्योंकि जब बटेंगे तो कटेंगे ये योगी जी कहते हैं, तो इसका अर्थ वो समझ नहीं पा रहे। तो हम समझाएंगे उनको, आप चिंता मत कीजिए, जरूर समझाएंगे। और मुझे लगता है, मैंने पंकजा जी से बात की, पंकजा जी ने ये कहा कि हम लोग तो विकास के भरोसे जीत रहे। जब उनको पूछा गया कि आप इसके भरोसे जीत रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ना, हम तो विकास के भरोसे जीत रहे हैं। तो उनके मन में कोई शंका नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि छत्रपति संभाजी नगर का नाम रखना और ऐसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उससे पहले मैं वापस अजीत पवार पर आना चाहती हूँ। फडणवीस साहब, देखिए, मामला लग रहा है कि आप लोगों का दो तरफ देख रहे हैं महायुति के दो नेता। अजीत पवार की ही पार्टी के टिकट पर नवाब मलिक हो, सना मलिक उनकी बेटी हो, वो टिकट देते हैं, बीजेपी मना करती है, फिर भी टिकट देते हैं। ज़ेशान सिद्दीकी प्रधानमंत्री की रैली से दूर रहते हैं। क्या एक रिफ्ट है अजीत पवार के साथ, ओपन रिफ्ट? देयर इज नो रिफ्ट। प्रधानमंत्री जी की सभाओं में हमने नेताओं को बांट लिया था। पहली सभा में मैं रहा, फिर एक सभा में सीएम साहब रहे, फिर एक सभा में अजीत दादा रहे, एक सभा में तटकरे जी रहे। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग सभाओं में अलग अलग लोग जाएंगे तय किया था। इसमें कोई रिफ्ट नहीं है। हाँ, इस बात पर 100% रिफ्ट है कि नवाब मलिक का काम हम नहीं करेंगे। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नवाब मलिक को टिकट मत दीजिए, फिर भी उन्होंने दिया, तो हमने वहां पर शिवसेना का फॉर्म भरा है। हम शिवसेना का काम करेंगे। अगला प्रश्न है कि देखिए, अजीत पवार ने एक और मुद्दे पर आपको एक इंटरव्यू में घेरा है सर। वो कह रहे हैं कि गौतम अडानी की मौजूदगी में पहली बार फडणवीस जी और मतलब आपकी और उनकी बात हुई थी। क्या ये बात सच है? देखिए, मैंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि बैठक निश्चित रूप से हुई। जिस बैठक में शरद पवार जी थे, अमित शाह जी थे, प्रफुल्ल पटेल जी थे, मैं था, अजीत दादा पवार थे, लेकिन इसमें कहीं पर भी गौतम अडानी नहीं थे। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आती हूँ, क्योंकि अगर हम देखें तो छत्रपति संभाजी नगर वाली जगह पर जब आप गए, जो कि पहले औरंगाबाद था, ये सच है कि 2022 के बाद आप लोगों ने वहां का नाम बदला। अभी मैं अहिल्या नगर में मौजूद हूँ, आप लोगों ने नाम बदला, लेकिन आप पहुंचते हैं वहां पर और कहते हैं सुनो वैसी, किसी का बाप भी पैदा हुआ तो वापस इसका नाम औरंगाबाद नहीं कर। क्या धर्म के ही आधार पर ये राजनीति चल रही है? और छत्रपति संभाजी नगर वहां का नाम रखना या अहिल्या नगर, ये सब आप लोगों का कोर एजेंडा है? मतलब हिंदुत्व के सहारे बीजेपी दिख रही है फडणवीस जी? देखिए, अगर आप मेरे भाषण सुनेंगे तो मैं 95% भाषण ये विकास पर देता हूं। क्या किया है,
क्या करने वाले हैं इसके ऊपर बोलता हूं। 5% मैं जवाब देता हूं। मैं संभाजीनगर जब पहुंचा तो उससे पहले ओवैसी जी की सभा वहां पर हुई थी और उस सभा में यह कहा गया कि ये कैसे छत्रपति संभाजीनगर है, कौन थे संभाजी, ये तो हमारे पुरखों ने बसाया हुआ है, ये तो हमारी जमीन है। तो मुझे उनको बताना पड़ा कौन है संभाजी। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, ऐसे जिस संभाजी महाराज के बारे में कहा जाता है। और ये कहां से उनके पुरखों की भूमि हुई? छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये भूमि हमारे पुरखों की भूमि है। उन्होंने तो रजाकारों के माध्यम से हमारे ऊपर लगातार हमले किए, हमारे माताओं बहनों की अस्मत उस जमाने में रजाकारों ने लूटी है, तो ये कैसे उनकी भूमि हो सकती है? इसलिए उनको मुझे ये जवाब देना पड़ा कि आप इसको वापस औरंगाबाद नहीं कर सकते, ये छत्रपति संभाजी नगर है और छत्रपति संभाजी नगर रहेगा। ये मेरा जवाब था। मैं अपने आप से कोई चीजें बोलता नहीं हूं, लेकिन एक बात तो पक्की है, कोई ईंट फेंकेगा तो पत्थर से जवाब आएगा। शरद पवार पर आते हैं। क्या आप मानते हैं कि 2024 के चुनाव में शरद पवार बड़े फैक्टर थे और इस बार भी वो बड़े फैक्टर है, इसीलिए आपकी पार्टी उन पर हमला करने के लिए बहुत सोच समझकर बोल रही है? फडणवीस जी, देखिए, महाराष्ट्र में शरद पवार जी हमेशा ही फैक्टर रहे हैं और फैक्टर रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जितनी मेरी उम्र है उतनी उनकी राजनीतिक उम्र है, तो उनको महाराष्ट्र की राजनीति समझती है। महाविकास आघाड़ी या ये जो गठबंधन तैयार हुआ है, ये शरद पवार जी ने तैयार किया हुआ है, शरद पवार जी ही इसको चलाते हैं। कभी उद्धव जी को ऊपर करते, कभी कांग्रेस को ऊपर करते, कभी इनको नीचे करते, कभी उनको नीचे करते, तो रिमोट कंट्रोल तो पवार साहब के हाथ में है। लेकिन ऐसा नहीं है, मूल रूप से इस बार की हमारी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस लड़ रही है और बीजेपी के खिलाफ तो सबसे ज्यादा सीटों पर सीधी लड़ाई कांग्रेस के साथ है। इसलिए हमारा सीधा वार या हमारी जो बातें होंगी वो तो ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ होगी। जहां पर हम लोग शरद पवार जी की पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं वहां हम उन पर बोलते हैं, लेकिन जहां पर हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं वहां तो कांग्रेस पर ही हमको हमला करना पड़ेगा, कांग्रेस को ही उनका असली चेहरा क्या है दिखाना पड़ेगा, तो दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। 75 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है सर, लेकिन वापस आते हुए 41 सीटें ऐसी हैं जहां शरद गुट और अजित गुट के बीच में सीधी लड़ाई है। क्या अजित पवार महायुति के लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं, यह आशंका आपको है? क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था, सबसे कम सीटें और स्ट्राइक रेट उन्हीं की थी। जहां श्री अजित पवार जी और श्री शरद पवार जी की पार्टियां आमने सामने लड़ रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं अजित पवार जी की पार्टी ये भारी पड़ेगी। 39 सीटों में 25 सीटों पर अजित पवार जी की पार्टी जीतेगी। अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच की लड़ाई, 53 सीटें ऐसी हैं जहां पर यहां पर सीधा मुकाबला है। यहां पर आपको लगता है, क्योंकि पिछली बार सीटें उद्धव ठाकरे की ज्यादा थी लोकसभा में, लेकिन स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे का था, ये जो डायरेक्ट फाइट है सेना वर्सेस सेना की, उसमें असली कौन साबित होगा और क्यों? मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो शिवसेना है, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना, जिसके अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ये एकनाथ शिंदे जी है, यही हावी रहेगी, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में अपना बेस एस्टेब्लिश कर लिया। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि लोगों ने उनकी शिवसेना को बाला साहब ठाकरे की शिवसेना मान लिया है और लोगों ने वोट दिया है। और हमारा और शिवसेना का जो गठबंधन है, इसमें हमारा जो वोटर है वो बहुत इजीली शिवसेना को ट्रांसफर होता है, या उनका भी हमको होता है, क्योंकि लोगों को एक दूसरे को वोट देने की आदत है। इसलिए उन सभी सीटों पर बीजेपी और शिवसेना मिलाकर हम लोग एक बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है। कुछ सीटों पर एनसीपी की भी बहुत अच्छी मदद हमको मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इन सीटों पर वापस एक अच्छा स्ट्राइक रेट ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना का होगा। सर, एक तरफ है आपका लाड़की बहन योजना,
दूसरी तरफ सोया और कपास के किसानों के मुद्दे पर एक तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं आपको घेर रही हैं। जब आप हिंदू मुस्लिम करते हैं वो कहते हैं कि देखो मराठा आरक्षण के मुद्दे को पीछे करने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या लाड़की बहन योजना शेतकारी जो किसान है उनके मुद्दे पर भारी पड़ेगी, आपके लिए वाकई गेम चेंजर बनेगी, या फिर सोया और कपास के किसानों को सही मूल्य ना मिलना ये एक बड़ा चैलेंज है यूटी के लिए? देखिए, पहली बात तो है कि दोनों को पैरेलली हम लोग उसका पैरेलल नहीं ड्रॉ कर सकते। लाडली बहन योजना अपनी जगह है, वो गेम चेंजर बनने वाली है, लेकिन जहां तक सोयाबीन और कपास के किसानों का सवाल है तो पिछले वर्ष सोयाबीन और कपास का भाव इंटरनेशनल मार्केट में नीचे गया तो मार्केट एमएसपी के नीचे आया। हम लोगों ने उस समय घोषणा की थी कि जितना डिफरेंस है प्राइस का वो राज्य की सरकार देगी, लेकिन ये लोकसभा के चुनाव आए और उसके कारण हम लोग आचार संहिता में वो नहीं दे पाए, लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद वो प्राइस डिफरेंस हमने दे दिया और उसके कारण किसानों को अब ये विश्वास है, हमने घोषणा की है इस साल भी एमएसपी में और मार्केट में जो प्राइस डिफरेंस होगा, क्योंकि खरीफ का तो मतलब बिक्री जो अभी चल रही है वो दिसंबर तक चलेगी, तो हमने कह दिया है कि जो प्राइस डिफरेंस होगा वो हम किसानों को देंगे। तो मुझे लगता है कि किसानों का हमारे ऊपर विश्वास है। साथ में हमने 400 केंद्र खोलकर सोयाबीन की खरीद भी शुरू कर दी है। सोयाबीन की खरीद में हमको प्रॉब्लम यह आ रहा था, इस बार डिलेड मॉनसून के कारण मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा था, 12% से ऊपर था। हम लोगों ने केंद्र सरकार को विनती की थी पिछले समय कि आप जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको 15% तक अलाउ कीजिए और 12% और 15% में जो डिफरेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो केंद्र सरकार ने करीब करीब वो भी मंजूर कर दिया है। तो अब बहुत तेजी से इसकी खरीद चालू हो गई है। करीब करीब 1.5 लाख किसान ऑलरेडी सेंटर्स पर जाकर अपना माल दे चुके हैं और वो खरीद प्रोसेस में है। तो मुझे लगता है एक और एमएसपी पे खरीद भी हम करेंगे और जहां पर किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी वो मार्केट में बेचेंगे, वहां पर हम लोग उनको भावांतर योजना के तहत पूरा पैसा देने वाले हैं। ये बात हमने किसानों तक पहुंचाई है। साथ साथ हमने किसानों को बिजली मुफ्त में दी है। किसान इस बात से बहुत हर्षित है कि अब किसानों को बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता। पिछले कुछ महीनों में जो भी बिल उनके पास गया वो 000 का बिल गया, क्योंकि उनका बिल ये राज्य सरकार ने भरा है। और एक चीज और अंजना जी कहना चाहता हूं, ठीक है, आखिरी के 2 सवाल सर की बात की, विपक्ष कहता है, ठीक है हाँ, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि मराठा आरक्षण तो हमने दे दिया, 10% आरक्षण है। मैं विपक्ष को सवाल पूछना चाहता हूं, आपका घोषणा पत्र आया उसमें मराठा शब्द का उल्लेख ही नहीं है, मराठा आरक्षण के बारे में आपने बोला ही नहीं है। अगर ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है तो आप कम से कम घोषणा पत्र में कुछ तो बोल देते। कुछ नहीं बोला आपने, क्योंकि आपको पता है क्या होने वाला है। ठीक है, अब आखिरी सवाल है सर। एक तो कन्हैया कुमार ने आपकी पत्नी पर पर्सनल कमेंट किया कि वो रील बनाती रहती हैं, उस पर आपका जवाब, और साथ ही देखिए आपके जितने फॉलोअर्स हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मैंने सांसदों से बात की है, मंत्रियों से बात की है, सब चाहते हैं आप सीएम बने, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। इस पर आपका जवाब चाहूंगी, क्योंकि 148 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, 3-4 अपने साथी मिला लीजिए आरपीआई वगैरह, तो 152 पर आप लड़ रहे हैं। और कम से कम 19 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन या तो वो शिंदे साहब की पार्टी से लड़ रहे हैं या अजित पवार के सिंबल पर लड़ रहे हैं। 27 बीजेपी के बागी हैं। तो लगभग ऐसा करते करते 190 से ज्यादा सीटों पर आपके लोग हैं। और आपकी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि हमें फडणवीस साहब ही सीएम चाहिए। मैं कई लोगों के भी बीच में गई, वो आपको सीएम फिर से बनाना चाहते हैं। तो आपकी पत्नी पर जो हमला है और आपको सीएम बनाने का जो आपकी पार्टी के लोगों की राय है, उस पर आपका जवाब। जब हार से बौखलाहट होती है तो इस प्रकार के हमले किए जाते हैं। इन हमलों से कांग्रेस वालों की, कन्हैया कुमार जैसे नेताओं की, महिलाओं के प्रति मानसिकता इससे हमारे सामने आती है। लेकिन मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता, ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस
शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी ट्रोल आर्मी के साथ मेरी पत्नी पर हमला करती रही, उसको बदनाम करती रही, लेकिन न मेरे खिलाफ उनको कुछ मिला, न मेरी पत्नी के खिलाफ उनको कुछ मिला। मेरी तो सिरे से बाल से लेकर नाखून तक सारी इंक्वायरी कर ली, लेकिन कोई चीज नहीं उनको मिली। तो इस प्रकार के ट्रोल आर्मी के माध्यम से हमले किए, बहुत गंदी बयानबाजी की, गंदे वीडियोस तैयार किए, लेकिन मैंने मेरी पत्नी को ये कहा हम संयम रखेंगे, क्योंकि झूठ की उम्र कम होती है और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज इनके इन हमलों के कारण समाज में इनका चेहरा खुला हो गया और महिलाओं के प्रति किस प्रकार का इनका बर्ताव है, किस प्रकार का इनका व्यवहार है, ये तो महिलाओं को कमरे में बंद करके रखना चाहते हैं, ये बाहर नहीं लाना चाहते। ये जो कांग्रेसी मानसिकता है, ये मानसिकता सामने आ गई। दूसरी बात आपने जो कही, मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, लेकिन हमारी महायुति में ये बात पक्की हो गई है कि सीएम के प्रस्ताव पर, नाम पर फैसला ये चुनाव के बाद होगा। देखिए, अभी एकनाथ शिंदे जी हमारे सीएम है, सरकार उनके नेतृत्व में चल रही है, सरकार मैंडेट मांग रही है, नई सरकार चुनकर आती है तो वापस सीएम का चुनाव करना पड़ता है। उस समय हमारे तीनों नेता, एकनाथ शिंदे जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अजित पवार जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑथराइज करता है। ये तीनों नेता बैठेंगे और तय करेंगे, जो वो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की कोई रेस भी नहीं है और मैं किसी रेस में नहीं हूं। देवेंद्र फडणवीस जी, आप आज तक पर आए, आपने हर सवाल का जवाब दिया है और उम्मीद है 23 नवंबर को फिर नतीजे जो भी रहते हैं आपसे फिर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ आने के लिए। तो देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में मैं नहीं हूं, मेरी पत्नी पर निजी हमले होते रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो आश्वस्त हैं कि महायुति की फिर से बनेगी सरकार। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। धन्यवाद फडणवीस साहब।